So hello everyone, welcome to Mathshala. This is complex analysis lecture number 7. F of z equals to u plus iv. This is how a function defined on a complex plane looks like, where u and v are separately functions of two variables. If f is analytic, it is given that if this f is analytic, then the most important thing that you have or you can conclude from this is that u and v are harmonic, sorry. And second important thing is u and v are harmonic, and second important thing is u and v satisfy CR equation. U and V satisfy CR equation. ठीक है? So this was the first thing and this is second thing. Harmonic क्या होता है? तो harmonic functions are those functions which satisfy Laplace equation uxx plus uyy equal to 0, and similarly vxx plus vyy equals to 0. So these two conditions are there. Now आगे बढ़ते हैं हम लोग. ठीक है, तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं वो मैंने आपको बताया कि अगर रियल पार्ट दिया और आपसे पूछा जाए कि कैन यू कंस्ट्रक्ट द इमेजिनरी पार्ट, सो उस तरह के क्वेश्चन जो है वो इसमें से डील होते हैं. तो अब देखते हैं. प्रॉपर्टीज नहीं बोलूंगा, इसको बोलूंगा सी क्लास थ्योरम्स. ध्यान से सुनिएगा, कल CSIR नेट का एग्जाम है ना? तो क्या पता इसमें से कुछ आपका मतलब कोई चीज आपकी मदद कर जाए. सी क्लास को कहा जाता है कांस्टेंट टाइप थ्योरम्स. तो आप सोचोगे कि कांस्टेंट टाइप का मतलब क्या है? तो देखिए, कांस्टेंट टाइप का मतलब ये है कि वो कौन से कंडीशंस हैं जिनमें कोई नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन नहीं रह सकता. समझ रहे हैं? वो कौन सी कंडीशन है जिनमें कोई नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन नहीं रह सकता. फॉर एग्जांपल लेट अस से रिजल्ट नंबर 1, मैं इसको R1 का नाम देता हूं और देखो हिंट कर रहा हूं, यूज CR इक्वेशन एवरीवेयर. ये सारे रिजल्ट्स आपको CR इक्वेशन से मिल जाएंगे. पहला रिजल्ट क्या है? if f dash z is 0 on domain D, it implies f is constant. यानी कोई नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन ऐसा नहीं हो सकता जिसका डेरिवेटिव 0 हो डोमेन पर. तो आप कहोगे सर वो तो हमें भी पता है कि डेरिवेटिव 0 होता है तो फंक्शन कांस्टेंट होता है. याद करो, रियल एनालिसिस में आपने एक प्रॉब्लम किया था जिसमें डेरिवेटिव 0 था बट फंक्शन कांस्टेंट नहीं था. किसी को याद है? मतलब ये याद है कि हमने ऐसा किया था? हेलो. यस सर. किया था. कोई नॉन कांस्टेंट फंक्शन जिसको हमने दो इंटरवल्स, अलग अलग इंटरवल 0 to 1 और 2 to 3 में स्प्लिट कर लिया था. इसमें 1 दे दिया था, इसमें 2 दे दिया था, है ना? और ये फंक्शन बना दिया था. फिर हमने कहा था इसका डेरिवेटिव जो होगा वो 0 आ जाएगा, लेकिन फंक्शन देखिए कांस्टेंट नहीं है. फंक्शन इज नॉट कांस्टेंट. हाँ, रेंज सेट में दो एलिमेंट है. ये किया था. लेकिन एक चीज मैंने और बताई थी कि क्या ऐसा था जिसकी वजह से फंक्शन ऑन, कि यहाँ पर जो डोमेन आपने लिया वो आपने डिसकनेक्टेड ले लिया था. क्या ले लिया था? डिसकनेक्टेड. तो कनेक्टेड डोमेन पे आप कभी भी डेरिवेटिव अगर 0 है तो हमेशा फंक्शन को कांस्टेंट होना पड़ता है. आप पूछोगे सर यहाँ पे आपने कनेक्टेड वाली बात नहीं रखी, तो मैं आपसे कहूंगा कि ये जो डी होता है ना डोमेन कॉम्प्लेक्स में, ये क्या होता है? ओपन एंड कनेक्टेड. इसलिए अलग से लिखने की जरूरत नहीं. तो ये तो बड़ा ट्रिवियल सा रिजल्ट है कि अगर डेरिवेटिव 0 है डोमेन पर तो फंक्शन कांस्टेंट. सेकंड, if either real or
imaginary part is constant. That is, अगर f of z ये डिफाइन है u प्लस iv, इसमें से अगर गिवन है कि u कांस्टेंट है या फिर ये गिवन है कि v कांस्टेंट है, तो ये पूरे के पूरे फंक्शन को कांस्टेंट बना देता है. इट इंप्लाइज होल f इज कांस्टेंट. कब? अगर फंक्शन एनालिटिक है. कैसे? आओ इसका प्रूफ देखते हैं. समझना जरा. मान लीजिए let f of z equals to u plus iv be analytic on some domain on D and u is constant. ठीक. Since your f is analytic, it satisfies CR equation. So using CR equation, आप क्या लिख सकते हैं? u इक्वल टू कांस्टेंट है तो ux क्या आ गया? 0 और uy क्या आ गया? 0 और ux इक्वल टू क्या होता है? vy, तो vy भी 0 हो गया. Yes, sir. एंड uy इक्वल टू होता है माइनस vx, ये भी 0 हो गया. तो क्या मिला आपको? आपको मिल गया ux 0, uy 0 और इधर vx 0 और vy 0. ux 0 इसका मतलब क्या होता है बताओ? ux 0 है, इसका मतलब क्या है बताइए? अरे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फंक्शन 0 है, इसका क्या मतलब है? उसका रियल पार्ट कांस्टेंट है सर. x के रिस्पेक्ट में किसी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ रियल इमेजिनरी की बात ही नहीं है. x के रिस्पेक्ट में कोई फंक्शन है 2 वेरिएबल का, u क्या होता है भाई? होता है 2 वेरिएबल का फंक्शन. इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव आपने किया डेल बाई डेल x और ये है 0. इसका मतलब है independent of alone function of Alone yes, function of independent x. yes, correct. alone function of y. y का रहा होगा है ना? यस सर, वाई के रूप में. अब ये अगर 0 हो जाए तो क्या होता है? इसका मतलब होता है u is alone function of X. x. तो ऐसा कब हो सकता है कि alone function y alone function x हो? और सिमिलरली यहाँ पे इसका ये तभी हो सकता है जब फंक्शन कांस्टेंट हो, क्योंकि और नॉन कांस्टेंट में तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी. ये भी कांस्टेंट आ गया, तो जब u कांस्टेंट v कांस्टेंट तो f of it implies f of z equals to constant plus iota times constant, यानी कि फंक्शन कांस्टेंट हो गया. बताओ समझ में आया? यस और नो? सर नहीं पकड़ में आ रहा है. नो सर. क्या पकड़ में नहीं आया बताओ? जैसे यू जो है ना एलोन फंक्शन ऑफ वाई. हाँ, u इंडिपेंडेंट ऑफ x है और u इंडिपेंडेंट ऑफ y है, तो ना x है ना y है, तो क्या मतलब है? नंबर है, कोई कांस्टेंट है. सिमिलरली vx 0 है तो v इसका मतलब v इंडिपेंडेंट ऑफ x, vy 0 है तो इंडिपेंडेंट ऑफ y. ना x है ना y है तो इसका मतलब क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा, और क्या होगा? अब समझ में आया? नहीं आया तो घर पे बैठ के फिर से वीडियो देखिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब रिमार्क, इसमें एक इंपॉर्टेंट रिमार्क है जो हमें समझना है कि हम इस चीज को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं. ठीक है, क्या दिया गया हमें कि कोई भी एनालिटिक फंक्शन हो u प्लस आई वी, तो उसका रियल पार्ट या फिर इमेजिनरी पार्ट में से कोई कांस्टेंट नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि अगर रियल पार्ट कांस्टेंट हो जाए ये, तो हम v को भी कांस्टेंट बना के टोटल फंक्शन को कांस्टेंट बना सकते हैं बाय यूजिंग CR इक्वेशन. सिमिलरली अगर v कांस्टेंट हो जाए तो u को कांस्टेंट बना के हम पूरे फंक्शन को कांस्टेंट बना सकते हैं यूजिंग CR इक्वेशन. यानी कि अगर f जो है वो नॉन कांस्टेंट, so if f is non constant analytic function, तो क्या होगा? अगर नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है तो इसका मतलब ये है कि नाइदर
real part of f nor imaginary part of f can be constant. और समझो, ठीक है, और एक कोशिश करता हूं. अगर इसका मतलब है दैट इज f of z इक्वल टू 2 प्लस एक्स वाई आयोटा, कोई कहे ये फंक्शन एनालिटिक है, तो कहना कि ये कभी एनालिटिक नहीं हो सकता, कैन नेवर बी एनालिटिक. क्यों? इसका रियल पार्ट तो आप कांस्टेंट बता रहे हो, और अगर एनालिटिक फंक्शन है टोटल नॉन कांस्टेंट दिखा रहे हो. अगर एनालिटिक है और एक पार्ट उसका कांस्टेंट है तो मैं दूसरे को भी कांस्टेंट बना लूंगा और टोटल फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा. लेकिन आप तो कह रहे हो आपका f जो है वो नॉन कांस्टेंट है, जो कि दिख रहा है. इसका मतलब जो आप कह रहे हो एनालिटिसिटी वो नहीं हो सकती. या तो इसको कांस्टेंट मानो तब फंक्शन को एनालिटिक बोलो, या फिर ये जो पार्ट है ये इसको चेंज करो, इसको एक्स वाई में लेके आओ और फिर वो हार्मोनिक कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे. अभी समझ में आया क्या कह रहा हूं? मेरी आवाज आ रही है? ज़ीबा, कैन यू हियर मी? दिव्या? यस सर, आपकी आवाज आ रही. यस सर. तो भाई आवाज आ रही है तो मैं भी कुछ पूछ रहा हूँ. आवाज सिर्फ आने से मतलब नहीं है, मुझे भी आपकी आवाज आनी चाहिए, है ना? तो आप लोग जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं वो कम से कम यस नो तो बताइए, तब तो आगे बढ़ेंगे ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स. एक दिन मैंने इसीलिए क्लास बंद की. सर एक्चुअली मैंने सुना ही नहीं आपने क्या बोला. चलिए कोई बात नहीं, आपने नहीं सुना लेकिन और भी लोग हैं. थोड़ा ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा काम और आसान हो गया. मेरे को क्या है. रिजल्ट नंबर 3. सॉरी. रिजल्ट नंबर 3. अब देखिए, रिजल्ट नंबर 2 है कि नाइदर रियल पार्ट नॉर इमेजिनरी पार्ट कैन बी कांस्टेंट. ठीक है. अब अगर अगला रिजल्ट है, अगर f ऑफ z जो है लेट अस से u प्लस आई वी इफ इज एनालिटिक, तो और क्या नहीं हो सकता है. ठीक है. अरे सीधी बात है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसके पास डिसकंटिन्यूटी नहीं हो सकती है, उसके पास आईवीपी होनी चाहिए. मतलब आईवीपी फेल करता है तो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता. ये तरह की चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई एनालिटिक फंक्शन है तो उसके पास क्या क्या नहीं हो सकता, मतलब कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए. तो अगर ये एनालिटिक फंक्शन है देन u और v दोनों में से कोई भी कांस्टेंट फंक्शन नहीं होना चाहिए. पहली कंडीशन हो गई. अगर हो जाएगा तो वो अल्टीमेट फंक्शन फिर वो कांस्टेंट फंक्शन होना चाहिए, नॉन कांस्टेंट नहीं हो पाएगा. और नॉन कांस्टेंट है तो फिर वो एनालिटिक नहीं हो पाएगा. ठीक है. तो अगर, तो ये दो चीजें हो गई. अब कौन सी और दो चीजें एसोसिएटेड होती हैं किसी फंक्शन से? एक इसका आर्ग्यूमेंट और दूसरा इसका मॉड्यूलस. देन नाइदर आर्ग्यूमेंट ऑफ f nor neither argument of f nor mod f can be constant. is non-constant. ठीक. यानी कि अगर आर्ग्यूमेंट या फिर मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट होता क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ f is tan inverse v by u, y by v by y. और is equals to constant. mod f क्या होता है? mod f क्या होता है? u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर. अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर. ठीक है. तो उसके कहने का मतलब है ना तो ये कांस्टेंट हो सकता है ना ही ये कांस्टेंट हो सकता है. क्या होगा अगर ये दोनों कांस्टेंट हो जाएं? तो इनमें से कोई भी कांस्टेंट हो गया. सो मोर ओवर इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ f और mod f is constant implies f is constant. Constant. इसका सीधा मतलब है अगर इसको बचाओ, अगर ये कांस्टेंट गलती से भी हो गया तो पूरे फंक्शन को कांस्टेंट बना देंगे. अगर रियल या इमेजिनरी पार्ट में से कोई भी कांस्टेंट हो गया तो पूरा फंक्शन कांस्टेंट बना देंगे. कब? जब फंक्शन एनालिटिक हो. ये बात तो कभी भूल ही नहीं सकते. क्यों? क्योंकि प्रूव करने के लिए किसकी सहायता ली है? सीआर इक्वेशन की. प्रूव करने के लिए किसका इस्तेमाल किया है? सीआर इक्वेशन का इस्तेमाल किया.
तो एनालिटिक तो होना ही चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फंक्शन एनालिटिक रहे तो ना ही रियल पार्ट, ना इमेजिनरी पार्ट, ना आर्ग्यूमेंट और ना मॉड्यूलस, इनमें से कोई कांस्टेंट मत होने देना, क्योंकि अगर इनमें से कोई कांस्टेंट हो गया तो वो पूरे फंक्शन को कांस्टेंट बनाने पर या बनने पर मजबूर कर देगा। ठीक है, चलिए अब इसको प्रूव करना है। मान लीजिए, तो एक कर देता हूं, बाकी आप करना। सीआर इक्वेशन को इसको प्रूव करना है तो क्या करोगे सर? लेट f of z equal to u plus iv be analytic such that mod f equal to constant। अच्छा, mod f कांस्टेंट है तो आप कहोगे सर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाएगा। अब क्या हो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सब पार्शियल डेरिवेटिव्स कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अब इसमें आप पार्शियल डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करो, एक बार x के रिस्पेक्ट में इसको करो, एक बार y के रिस्पेक्ट में। तो जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, 2u इंटू यू एक्स प्लस 2v इंटू वी एक्स इक्वल टू 0। जब y के रिस्पेक्ट में करोगे, ये x के रिस्पेक्ट में, जब विद रिस्पेक्ट टू y करोगे, इनके प्रूफ्स बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रूफ खुद से करके देखो तो मजा आएगा। 2u इंटू यू वाई प्लस 2 इंटू वी वाई। अब इसको सॉल्व करने के लिए, अब ये क्या बन गया, ये बन गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कैसा सिस्टम? अब सीआर करेंगे सर। हाँ, तो ये हो गया। एक बार देखेंगे तो ओके, पीछे जरा देखते हैं। यस, तो ये हो गया u इंटू यू एक्स प्लस v इंटू वी एक्स इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 एंड u इंटू यू आई। देखो धीरे धीरे समझो, लेकिन सॉलिड होता रहना चाहिए। रिजल्ट क्यों काम आएगा, कब काम आएगा, ये पूरा पता होना चाहिए। v इंटू वी वाई इक्वल टू 0। इस सिस्टम को आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर आप u इंटू यू एक्स प्लस, अब v यहां से गायब कर लो, इसको u में बना लो, तो v एक्स इक्वल टू यू वाई हो सकता है। तो v इंटू यू वाई, सी आर इक्वेशन ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सी आर इक्वेशन। अच्छा, समझ पा रहे हो क्या करने जा रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट कांस्टेंट है, देखते हैं f के साथ क्या होता है। अभी देखना f कांस्टेंट निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, तो मोटो क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली क्या करने जा रहे हैं। तो ये हो गया 0। लीनियर इक्वेशन की तरह सोल्व कर देंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। इसको यू वाई को, इसको v में कन्वर्ट कर लो, तो यू वाई इक्वल टू वी एक्स, यस सर। vx यू वाई इक्वल टू vx प्लस vb। ओके, नहीं v में नहीं, इसको गड़बड़ हो जाएगा। उसको u में कर लेते हैं सर, vy को। करेक्ट करेक्ट वी वाई को यू में कर लेते हैं सर। करेक्ट करेक्ट। ux uy ही करना है, तो uy तो यहाँ दिया हुआ है, uy u इंटू वी वाई, और vy को ux में कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, प्लस v इंटू यू एक्स। तो अब देखो इस सिस्टम को ध्यान से देखो, अब ux और uy में बन जाएगा, ux और uy। कोफिशिएंट देख लो, u माइनस v, यहाँ पे क्या आ जाएगा, v, क्योंकि ये इधर आएगा ना, u और ये u। आराम से देख लो, धैर्य से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 0 0। ठीक, अब मुझे ये बताओ, इसका डिटरमिनेंट, ये सिस्टम क्या बन गया, ax इक्वल टू 0। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया सर। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए, अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए, अगर ये इन्वर्टिबल हो जाता है, यानी नॉन जीरो आ जाता है, तो इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। तो आओ इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, तो यस डिटरमिनेंट क्या आ सर, जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन होता है सर। u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ठीक, अब आप कहोगे सर याद करो क्या, ये तो k दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है, तो या तो कांस्टेंट 0 होगा और या तो नॉन जीरो होगा, दोनों केस आपको स्टडी करने पड़ेंगे। मैंने कहा चलो दोनों करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 0 होगा तो एक बात बताओ, दो संख्याओं का स्क्वायर और उनका सम 0 है, इसका मतलब क्या है कि दोनों संख्याएं दोनों जीरो है सर। और u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज नॉन जीरो, इसका क्या मतलब है,
कुछ भी हो जाएगा सर। इसका मतलब है दोनों में ux मतलब ट्रिवियल सोल्यूशन है सिस्टम का, यानी ux इक्वल टू 0 और uy इक्वल, ui equal to 0. ठीक है ना, ट्रिवियल सोल्यूशन है, यही तो होता है। लीनियर अलजेब्रा को याद करो, ux इक्वल टू 0 और uy इक्वल टू 0। अच्छा एक बात बताओ, ux इक्वल टू 0 फिर वही, गुड्डू जी आप ही बताएंगे अब, ux इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? ux फंक्शन ऑफ वाई हो जाएगा सर। मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x है, यही तो कह सकते हैं। यानी यस सर। u कोई भी फंक्शन हो लेकिन उसमें x नहीं आएगा, और uy इक्वल टू 0 का मतलब है कोई भी फंक्शन हो उसमें y नहीं आएगा। तो भैया ये दोनों एक साथ कब होंगे? जब u और v क्या हो, कांस्टेंट हो। और सिर्फ यहाँ पे भी ये तो 0 ही आ गए, ये तो कांस्टेंट का क्या बताऊं, कांस्टेंट में भी 0 आ गए। अब जरा बताओ, जब u और v 0, चाहे ये केस देख लो चाहे ये केस देख लो, क्या दोनों से कंक्लूजन यही है कि f कांस्टेंट है? Yes sir. यस सर। हैं? प्रूफ समझ में आया? एक बार फिर से वापस से देख लो, 60 नहीं 40 सेकंड का ब्रेक है, फिर बात करो। यस देखो होमवर्क क्या है, आपको प्रूफ करना है कि अगर आर्गुमेंट ऑफ f ऑफ z कांस्टेंट हो जाए तो पूरे फंक्शन को कांस्टेंट होना पड़ता है, कांस्टेंट होना पड़ता है। कहां पर? अंडर एनालिटिसिटी। अगर कोई कहे कि नॉन एनालिटिक फंक्शन चाहिए, मतलब ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका एक रियल पार्ट कांस्टेंट हो और ये वाला कुछ ऐसा हो, आपको देखो नॉन एनालिटिक चाहिए तो मिल जाएगा, एनालिटिक नहीं मिलेगा। ठीक, आओ प्रूफ करके दिखा दो ऐसा वाला। तो एप्लीकेशन आपको मुझे लगता है कि उम्मीद है कि समझ में आया। अब इसको ये होमवर्क है, करना कैसे है? सबसे पहले आर्ग्यूमेंट यानी कि tan इनवर्स v बाई यू क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि v बाई यू इक्वल्स टू tan ऑफ कांस्टेंट, tan ऑफ 45 जो भी है, ये अगला नया कांस्टेंट c हो गया, तो v इक्वल टू क्या आ गया, cu। अब मुझसे पूरा ही प्रूफ करा लोगे क्या? यहाँ पे CR इक्वेशन रख दो, बस हो गया काम। ठीक, नहीं आया तो जरूर पूछ एक लेना। बार डिफरेंशिएट करेंगे सर पार्शियली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मैं ये जो रिजल्ट लिखवाने जा रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट में है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जो है, मतलब अभी समझा दूंगा, एक्सप्लेनेशन बाद में, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन पिकार्ड्स ग्रेट थ्योरम से आता है, लेकिन वो अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, ठीक है? तो उसको हम जरूर जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी, अच्छा इसलिए जो है फंक्शन को इस तरह से लिखना है। देखिए, इफ f of z equals to u plus iv is analytic on D, on some domain D, such that au plus bv equals to constant, then f must be constant। ध्यान से देखना इस रिजल्ट को, ये बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। क्या? अगर f एनालिटिक है, u प्लस iv अगर एनालिटिक है, और au प्लस bv इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसका क्या मतलब है? बहुत सुंदर मतलब होता है इसका। कहो तो आपको 30 सेकंड दूं, सोच के बताओ इसका क्या मतलब। चलो 30 सेकंड दे रहा हूं, बताओ। देखिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि u एंड v lie on a straight line। यस। तो अगर किसी एनालिटिक फंक्शन के रियल और इमेजिनरी पार्ट स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं, या इस तरह की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो ऐसे फंक्शन को या तो कांस्टेंट हो जाना चाहिए या फिर एनालिटिसिटी ब्रेक हो जाती है। समझ रहे हो? तो देखो पिछली बार तक मैंने इस तरह से नहीं कराया, लेकिन इस बार मैं आपको इसका मतलब बताते हुए भी चल रहा हूं कि
क्या हो जाता है, मतलब क्यों ऐसा कह रहे हैं कि ये सी क्लास थ्योरम है, इसका मतलब है कि नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन इस तरह की हरकत नहीं करते, क्या कि रियल और इमेजिनरी पार्ट किसी स्ट्रेट लाइन पर लाई करें। ठीक है, चलिए अब ये रिजल्ट जो है और जनरल हो जाता है। कैसे? इसका और जनरलाइजेशन जो है वो अगला रिजल्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत सुंदर है, लेकिन वो आगे आने वाली क्लासेस में आपको मिलेगा। जैसे जिस दिन पिकार्ड्स ग्रेड थ्योरम पढ़ाऊं तो आपको क्लियर हो जाएगा। इफ f of z, ये इसका जनरलाइजेशन है, u plus iv is analytic on d such that u and v lie on any curve implies f is constant। अब बताओ क्या जनरलाइजेशन है? आप कहोगे सर ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी है, यहां पे आपने लिख दिया है एनी कर्व, यानी इनमें से कुछ भी सेटिस्फाई कर जाए। जैसे ऐसे लिख जाए यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 4, या फिर यू स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर इक्वल टू 1, या फिर लिख जाए यू स्क्वायर प्लस 4v स्क्वायर 3u स्क्वायर प्लस 4v स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना, या फिर u इक्वल टू वी क्यूब या 2v क्यूब, या कुछ भी ऐसा मुझे दिख जाए कि u और v किसी हाइपरबोला, पैराबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्यूबिक इक्वेशन, 4 डिग्री इक्वेशन इस पे लाई करते हैं, तो फंक्शन नॉन कांस्टेंट फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन तो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता, कांस्टेंट ही कर सकता है। या फिर अगर नॉन कांस्टेंट रखना है और इस तरह की हरकत करवानी है तो एनालिटिसिटी को ब्रेक होना होगा। यानी ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं? एनालिटिसिटी की। बताइए, क्लियर है? समझ पा रहे हैं? मतलब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं और मैं कहूं लेट f be sorry let f of z equals to u plus iv be analytic on unit disk such that u equals to 3v square, then पहला f is always bounded on whole C, f is uc on whole C, no such f exists, and D is none of these। yes, बताइए। ए और बी दोनों हो जाएगा सर। वेरी गुड, यही चाहता था मैं कि आप प्रॉपर्टी का असली मतलब समझें। अब देखो क्या हो रहा है, एफ एनालिटिक दिया हुआ है किस पे? पूरे पूरे उस पे नहीं, यूनिट डिस्क। सिर्फ यूनिट डिस्क पे, यूनिट डिस्क। क्योंकि इस पे ये है अंदर का पार्ट। ठीक है, अब आज एनालिटिक फंक्शन की एक और सुंदर प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा आपको, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। तो उसने कह दिया कि u इक्वल टू 3v स्क्वायर, यानी कि u एंड v लाई ऑन सम कर्व, और ऐसा केवल तभी हो सकता था या तो फंक्शन एनालिटिक ना हो, लेकिन एनालिटिक दिया हुआ है। इसका मतलब फंक्शन कौन है? कांस्टेंट, यानी जिसके बारे में बात हो रही है ना f, वो जो है एक कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा बाउंडेड होता है, कांस्टेंट फंक्शन यूसी भी होता है। ठीक, ये दोनों गलत हो गए, तो आंसर इज ए एंड बी। बी। बताइए, क्लियर है? ओके सर। यस और सर। क्वेश्चन बना दूं? क्वेश्चन Yes, थोड़ा sir. क्लियर हो जाता है नहीं? क्वेश्चन से सर थ्योरी साफ हो जाता है सर। लेट f इक्वल्स टू u प्लस iv बी एनालिटिक such that
analytic on domain D such that argument of f of z is pi by 2, then fill in the blanks. दूसरा क्वेश्चन, फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा सर। f equals to u plus Constant. iv, be analytic on D such that mod of f of z is equal to 3 by 2. दोनों ही कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा सर। एग्जैक्टली तो यही आपको मैं करवाना चाह रहा था कि इसका दोनों का मतलब यही है कि f टर्न्स आउट टू बी कांस्टेंट। क्यों? एनालिटिसिटी आप पहले ही दे चुके हो, फिर आप कह रहे हो आर्गुमेंट कांस्टेंट है। ये तो हमने रिजल्ट 1 में पढ़ लिया है, आर्गुमेंट कांस्टेंट हो नहीं सकता। इसका मतलब अगर आर्गुमेंट कांस्टेंट है तो फिर फंक्शन कांस्टेंट है। फिर आप किसी कांस्टेंट फंक्शन की बात कर रहे हो, नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन तो ऐसी हरकतें नहीं किया करते हैं। ठीक है, देन इसका आंसर भी है देन f is constant। अब सारे लोग मुझे बताओ क्लियर है या नहीं? अभी थ्योरी क्लियर है, कोई दिक्कत है? यस सर। सर ये डिफरेंशिएबल वगैरह दे तो मार देंगे टिक सर। हाँ, अगर Constant डिफरेंशिएबल, देखो डिफरेंशिएबल क्यों नहीं देगा पता है आपको? क्योंकि एनालिटिसिटी की बात पहले ही हो गई है, तो वो भी जानता है कि इतना तो आप भी कॉमन सेंस लगा देंगे। ओह यस सर। अभी नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि कल डिफरेंशिएबिलिटी के एग्जाम है बाद एनालिटिक का यस सर। ठीक है ना? ये बतवा भूल गए थे सर। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, प्रॉपर्टी ऑफ एनालिटिक फंक्शन। बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है। एक चीज याद करिए, f रियल एनालिसिस में अगर कोई बाउंडेड सेट दिया करते थे फंक्शन को और f कंटिन्यूअस भी होता था, ठीक, बाउंडेड आता था सर। तो उसका रिजल्ट क्या बाउंडेड आता था? यूसी में होता है ना वो तो सर। वही मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि रिवीजन कितना अच्छा चल रहा है। दिन में एक क्लास होती है, बाकी आपको रिवाइज करना चाहिए, अदरवाइज मेरी मेहनत बेकार है। तो ये यूसी में होता है, इसमें नहीं होता। सो आंसर इज नॉट नेसेसरली। एग्जाम्पल अगर देखना है तो 1/x, x बिलोंग्स टू ओपन 0 1। तो डोमेन अगर सिर्फ बाउंडेड डोमेन 0 1 रखोगे तो इसकी रेंज क्या मिलेगी? व्हाट इज रेंज ऑफ f? रेंज 1 to infinity विच इज अनबाउंडेड। सो आंसर हो गया नॉट नेसेसरली, यानी कि बाउंडेड सेट की इमेज कंटिन्यूअस फंक्शन के अंदर बाउंडेड नहीं होती। बट अगर आप f को कोई बाउंडेड सेट दे रहे हैं और जो f है आपका वो अब कंटिन्यूअस नहीं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है, तो रिजल्ट अनडाउटेबली एक बाउंडेड सेट ही आता है। याद आया? ये प्रॉपर्टी हम इसी प्रॉपर्टी का कॉम्प्लेक्स एक्सटेंशन है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसी प्रॉपर्टी का। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का समझ लीजिए कि कॉम्प्लेक्स एक्सटेंशन क्या? इंटायर, ऐसे समझिए, एनालिटिक और एंटायर दोनों ही की बात कर रहा हूं। फंक्शंस जो लिख रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको समझाते हुए लिख रहा हूं। नीड नॉट बी बाउंडेड ऑन सी, सही है ना? फॉर एग्जाम्पल साइन जेड, कॉस जेड, e टू द पावर z, ये ऐसे इंटायर फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है जो पूरे सी पे बाउंडेड है। ठीक है भाई, सही है। बट यस सर, but if we give or provide any bounded domain to entire functions या फिर एनालिटिक फंक्शंस,
एकदम ये प्रॉपर्टी एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देन then yes then the output must be bounded। क्या समझ पा रहे हैं आप मैं क्या लिखवा रहा हूं? मैं ये लिखा रहा हूं कि इमेज ऑफ, दैट इज क्या लिखवा रहा हूं, इमेज ऑफ एनी बाउंडेड डोमेन अंडर एनालिटिक या एंटायर फंक्शन, अंडर एंटायर और एनालिटिक, मतलब डोमेन के हिसाब से फंक्शन इज ऑलवेज बाउंडेड। समझ पा रहे हो? यानी कि अगर f को कोई बाउंडेड सेट दे दो और फंक्शन क्या हो, एंटायर है, बहुत सुंदर बात है, लेकिन कम से कम उस डोमेन पे एनालिटिक अगर है तो उसमें यूसी वाली कोई चीज नहीं होती है, बस एंटायर या एनालिटिक इतनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है कि रिजल्ट हमेशा एक बाउंडेड सेट होता है। इमेज ऑफ अ बाउंडेड सेट अंडर एनालिटिक मैप इज ऑलवेज बाउंडेड। बहुत ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना। तो कोई पूछे, फॉर एग्जांपल कोई पूछे कि e टू द पावर z बाउंडेड है, आप बोलो नहीं, अनबाउंडेड है। कहाँ? पूरे डोमेन में। लेकिन बट अगर e टू द पावर z को आप यूनिट डिस्क पे देखोगे तो बाउंडेड आएगा, है कि नहीं? यस सर। समझ पा रहे हैं? ये है इसका रिजल्ट। तो जो काम एक यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन किया करता था कॉम्प्लेक्स में, वो काम अब एंटायर फंक्शन, यूसी का रिजल्ट अभी भी है, पर एंटायर, अभी हम लोग एनालिटिक का रिजल्ट पढ़ रहे हैं, तो एनालिटिक का रिजल्ट हम लोग। व्हाट हैपेंस टू अनबाउंडेड डोमेन? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ये तो बाउंडेड डोमेन की बात हो गई। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू अनबाउंडेड डोमेन अंडर एनालिटिक और एंटायर फंक्शन। बताइए भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं। अनबाउंडेड डोमेन का क्या हश्र होता होगा जब वो एनालिटिक एंटायर फंक्शन का, क्योंकि बाउंडेड डोमेन तो ये है कि वो बिल्कुल साफ सुथरा रिजल्ट जो है वो बाउंडेड फंक्शन ही दे देता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। अनबाउंडेड के लिए क्या? फटाफट अपने जो विचार हैं वो शेयर करो, फिर मैं बताता हूँ। हमको तो लगता है सर अनबाउंडेड ही देगा सर। देखिए फीलिंग तो यही है ना, और ये फीलिंग आनी भी चाहिए, क्योंकि अगर हम ये चीज रियल एनालिसिस में देखते हैं तो मोस्टली हमें अनबाउंडेड ही मिलता है, बहुत कम ऐसा होता है कि बाउंडेड मिल जाए। लेकिन यहाँ पे संभावनाएं दोनों हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि अनबाउंडेड वाली अनबाउंडेड का इमेज जो है बाउंडेड हो जाए, ये संभावना बड़ी कम नजर आती है। तो पहले तो एफ, यहाँ का आंसर जो है वो देख लीजिए, आंसर है मे बी बाउंडेड, मे बी अनबाउंडेड, दोनों होगा। आओ देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका एग्जांपल तो इंटरेस्टिंग नहीं है, क्यों? एक फंक्शन बनाओ f ऑफ z इक्वल टू, क्या बनाओगे, z, और डोमेन क्या ले लो, डोमेन ले लो z बिलोंग टू c such that mod z greater than 1। ठीक, यानी ये कौन सा सेट है? ये इस लाइन के बाहर का सेट है, ये पूरा नहीं, ये देखो